नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का पार्ट 2 में क्रेमर्स रूल को कवर करेंगे और ये दोनों बैच का लेक्चर नंबर 14 है। अगर अभी तक आपने 1 से लेकर के 13 नंबर तक का लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाइए वहाँ से देखिए, बहुत ही हेल्प करेगा एग्जाम में। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप उम्मीद कर सकते हैं इसमें से 5 नंबर का एक सवाल पूछता है। 1 मिनट, क्रेमर्स रूल से 5 नंबर का एक सवाल पूछा जाता है, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछा जाए, लेकिन आपको ज़्यादा आशा रखना है कि 5 नंबर का एक सवाल पूछा जाता है। अब चूंकि ये क्रेमर्स रूल को डिटरमिनेंट के अंदर बताया जाता है, बहुत सारे मिथ्य होते हैं मार्केट में, बहुत सारे टीचर्स लोग इसको अलग अलग तरीक़े से बताया करते हैं। क्रेमर्स रूल यहाँ पर बस आप 10 से 15 मिनट का समय दीजिए, पूरा क्रेमर्स रूल खत्म हो जाएगा। क्रेमर्स रूल में A to Z बोर्ड लेवल का हो चाहे किसी भी लेवल का हो, क्वेश्चन बनने वाले होंगे, तो आप मात्र इसी कंसेप्ट से सारे के सारे क्वेश्चन को आप डील कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रेमर्स रूल होता क्या है, तो हेडिंग डालना है आपको सबसे पहले क्रेमर्स रूल। क्रेमर नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अपने नाम पर इस रूल को दे दिया था, इसीलिए इसको क्रेमर्स रूल कहा जाता है। मतलब कि यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्रेमर्स रूल का उपयोग किया जाता है। वो भी कैसा इक्वेशन, द लीनियर इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 3 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस विथ 3 वेरिएबल्स, इक्वेशन लीनियर होना चाहिए लेकिन उसमें वेरिएबल कौन कौन होगा, 3। तो उस तरीके के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, क्रेमर्स रूल का उपयोग करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि आपने क्लास 10th में पढ़ा था a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। क्लास 10th में आपके इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का आप सॉल्व करते थे तो इसमें बहुत सारा तरीका आता था, जैसे ब्रज गुणांक विधि हो गया, प्रतिस्थापन विधि हो गया, विलोपन विधि हो गया, लुप्तीकरण विधि हो गया, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद ग्राफिकल मेथड, बहुत सारे नियम आए थे, करीब करीब 5 नियम उसमें पढ़ाया जाता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी होता है, फैक्टराइजेशन मेथड भी होता है। तो वहाँ पर इसलिए आसान पड़ता था ना कि वहाँ पर केवल x और y आता था, एक्स वाई आराम से हम कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर लीनियर इक्वेशन आएगा, लेकिन इसमें वेरिएबल कितना होगा, 3 वेरिएबल होगा। तो उस 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, क्रेमर्स रूल का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही अच्छा नियम है, बहुत ही ज़बरदस्त नियम। देखिए मान लेते हैं कि 3 इक्वेशन है, a1x प्लस, 1 मिनट, a1x प्लस b1y प्लस c1 z बराबर d1, ये पहला इक्वेशन मान लेते हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, दूसरा इक्वेशन। a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3, इसको हमने क्या किया, तीसरा इक्वेशन मान लिया। अब ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है किसकी सहायता के, क्रेमर के नियम की सहायता से इसको सॉल्व करना है। चलिए अब इसमें कुछ और भी बातें होती है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब जब किसी सिस्टम में वेरिएबल्स कांस्टेंट सब आ जाते हो तो उसको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहा जाता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक, ट्राइनोमियल या ओवरऑल आप पोलिनोमियल को भी आप एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन कह सकते हैं। मतलब जहाँ पर एक से ज़्यादा इक्वेशन आता है उसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहा जाएगा। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ही यहाँ पर हम लोग डील करेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब यहाँ पर आपको 2 प्रकार का सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। इसमें क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का मान निकालना होता है, तो एक्स वाई जेड का जो मान होता है उसको सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें सॉल्यूशन 2 प्रकार का मिलेगा। सबसे पहला है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन।
इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, मतलब जहां पर एक भी सॉल्यूशन आ जाता है तो उसको कहते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एक भी अगर सॉल्यूशन मिल जाता है तो उसको कहा जाएगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। जहां पर कोई सॉल्यूशन ना हो, नो सॉल्यूशन, तो उसको कहा जाता है इनकंसिस्टेंट। अब ये सॉल्यूशन होता है, एक मिनट, अभी आपको बताया गया है कि जहां कहीं पर भी कम से कम अगर एक भी सॉल्यूशन आ जाता है तो उसको कहा जाता है कंसिस्टेंट। जहां पर एक भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा उसको कहा जाएगा इनकंसिस्टेंट। अब यहां पर कंसिस्टेंट में किसको किसको रखा जाता है, तो सॉल्यूशन तीन प्रकार से लिखा जाता है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में तीनों को हम बांट सकते हैं। या तो किसी के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, नहीं तो किसी के पास इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, और नहीं तो किसी के पास नो सॉल्यूशन होगा। अगर नो सॉल्यूशन हो गया तो ये किस में आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट। अब जैसे सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन है भी तो दो तरीका से है। अब इसके पास अगर सॉल्यूशन होगा तो या तो इसके पास यूनिक होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और नहीं तो इसके पास इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। हम सबको बारी बारी से देखेंगे यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होगा, एकदम डिटेल में देखेंगे, ए टू जेड देखेंगे। तो ये आपका होता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ये आपका होता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब चलिए, अभी हम ये कुछ देर पहले देखा था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पर तीन लिया गया है, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2। मतलब ये इक्वेशन यहाँ पर आपको लेकर के दिखाया गया है। अब आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना होगा डेल्टा। डेल्टा के बाद कैलकुलेट करना है डेल्टा 1, उसके बाद कैलकुलेट करना है डेल्टा 2, सब कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर कैलकुलेट करना है आपको डेल्टा 3। डेल्टा क्या है, तो यहां पर जो हमने इक्वेशन लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। अब इसको क्या करना है कि कॉलम बना देना है, इसको कॉलम बना देना है और इसको कॉलम बना देना है और एक डिटरमिनेंट तैयार कर देना है, तो आपको मिल जाएगा डेल्टा। तो डेल्टा में क्या होगा, a1 a2 a3, a1 a2 a3, ये पहला रो हो गया, सॉरी पहला कॉलम हो गया। उसके बाद b1 b2 b3, तब हो जाएगा c1 c2 c3। ये चीज़ आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर डेल्टा का मान कैसे निकाला गया है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब देखेंगे डेल्टा 1 कैसे निकलेगा। देखिए, तो डेल्टा 1 निकालने के लिए यहाँ से जो पहला कॉलम है ना, उसके बदला में भर दीजिए d1 d2 d3। देखिएगा यहाँ d1 d2 d3, यानी कि जो कांस्टेंट वाला टर्म होगा। यहाँ पर c का मतलब, यहाँ पर c1 c2 c3 भी कांस्टेंट है, लेकिन जो कांस्टेंट मतलब जिसके साथ वेरिएबल नहीं आया होगा, d1 d2 d3। तो यहाँ पर a1 a2 a3 के बदला में लिख देना है d1 d2 d3। उसी प्रकार से अगर डेल्टा 2 आएगा तो बीच में रख देना है d1 d2 d3। अगर डेल्टा 3 आएगा तो सबसे बाद में रखना है d1 d2 d3। अब यहाँ पर जो है सो रख दीजिए b1 b2 b3 c1 c2 c3। यहाँ पर आ जाएगा a1 a2 a3, फिर यहाँ पर आ जाएगा c1 c2 c3, यहाँ पर आएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3। तो यहाँ से हमने क्या किया कि डेल्टा निकाल लिया, डेल्टा 1 निकाल लिया, डेल्टा 2 निकाल लिया और साथ ही साथ यहाँ से डेल्टा 3 निकाल लिया। अगर आपने डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकाल लिया है तो समझिए कि आपका काम आसान हो गया है, बहुत ही आसान हो गया है।
देखिएगा कैसे। डेल्टा वन की बात करते हैं, इसका डेल्टा वन का। डेल्टा वन बराबर लिखा हुआ है D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। डेल्टा वन बराबर, चूंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन से पता है D1 के बदला में लिख सकते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1z। तो यहाँ पर D1 के बदला में लिखा जाएगा A1x प्लस B1y प्लस C1z। उसके बाद D2 के बदला में लिखा जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2z। D3 के बदला में लिखा जाएगा A3x प्लस B3y प्लस C3z। तब होगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब यहाँ पर लगाएंगे डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज। अब चूंकि डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि तीनों के तीनों जोड़ में है। जब तीनों के तीनों जोड़ में है तो इसको अलग कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं, और यहाँ से तीन अलग अलग डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। तो A1x A2x A3x इसको अलग कर लेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ से, ये डेल्टा वन ही है। डेल्टा वन बराबर बन जाएगा A1x, फिर हो जाएगा A2x, उसके बाद हो जाएगा A3x, और इसके साथ आ जाएगा ये सब B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस उसके बाद फिर ये आ जाएगा B1y B2y B3y B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस अब ये आ जाएगा C1z C2z C3z B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब चूंकि आपको पता है कि यहाँ से x कॉमन है तो x को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। देखिएगा डेल्टा वन बराबर, यहाँ से x को कॉमन ले लिया जाएगा, तो x जैसे कॉमन होगा, एक मिनट, इसमें से x को जैसे हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा A1 A2 A3, आई थिंक यही होगा। कहाँ गया, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो A1 A2 A3 फिर B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक, B1 B2 B3 C1 C2 C3 हो जाएगा प्लस। अब देखिएगा अब यहाँ से फिर क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं। तो B1 B2 B3 B1 B2 B3, तो यहाँ से y कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा B1 B2 B3, फिर हो जाएगा B1 B2 B3 फिर C1 C2 C3। ठीक, अभी और देखिएगा फिर यहाँ से कुछ और कॉमन हो सकता है, यहाँ से z कॉमन हो जाएगा तो C1 C2 C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर z कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा C1 C2 C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब ये हो जाएगा डेल्टा वन बराबर x, और ये जो चीज़ लिखा हुआ है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसके बदले में लिख सकते हैं डेल्टा। अब देखिए डिटर्मिनेंट में कोई, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक 3 डिग्री का 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसमें 2 रोज या 2 कॉलम्स अगर आपस में आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उनका वैल्यू 0 हो जाता है। B1 B2 B3 B1 B2 B3 ये दोनों कॉलम बराबर है तो इसका मान हो जाएगा 0 और इसका भी मान हो जाएगा 0। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा डेल्टा बटा डेल्टा वन, और चूंकि x ही तो निकालना था तो पता लग गया होगा कि y बराबर होगा डेल्टा बटा डेल्टा टू, z बराबर हो जाएगा डेल्टा बटा डेल्टा थ्री। फाइनली
हम आपको समरी बता देते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है, एक मिनट एक ही जगह लिख देते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर z1, a2x प्लस b2y प्लस c2, एक मिनट, यहाँ होगा c1z बराबर d1 इक्वेशन 1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 इक्वेशन 2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर इक्वेशन d3। तो यहाँ से क्या करना है, डेल्टा निकालना है। डेल्टा क्या होता है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तब निकालना है डेल्टा 1। डेल्टा 1 क्या होता है, इसमें अब d1 d2 d3 रख दीजिए, b1 b2 b3 c1 c2 c3। तब निकालना है डेल्टा 2। डेल्टा 2 है तो इसमें रख दीजिए d1 d2 d3, a1 a2 a3 d1 d2 d3 फिर c1 c2 c3। अब निकालेंगे यहाँ से डेल्टा 3। डेल्टा 3 है तो यहाँ पर रख दीजिए d1 d2 d3, a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3। अब फिर यहाँ पर डेल्टा 1 में डेल्टा 2 में डेल्टा 3 में जैसे d1 d2 d3 के बदले में उतना रख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर डेल्टा 1 बटा डेल्टा, यही था, डेल्टा बटा डेल्टा 1। x बराबर आ जाएगा डेल्टा बटा डेल्टा 1, फिर y बराबर आ जाएगा डेल्टा बटा डेल्टा 2 और z बराबर हो जाएगा डेल्टा बटा डेल्टा 3। चूँकि सॉल्यूशन में x y z ही चाहिए और ये मिल गया तो क्रेमर्स रूल इसी को कहा जाता है। इसमें भी कुछ बातें होती है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। देखिए अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सबके सब अगर बराबर में 0 आ जाए तो इसको कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, अगर कहीं पर डेल्टा बराबर 0 है एंड वन ऑफ ने एटलीस्ट एनी ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब डेल्टा का मान 0 हो और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई भी एक नॉट इक्वल टू 0 है तो उसको कहा जाता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन और ये होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब आगे देखते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन, देखिए अगर कहीं पर d1 d2 d3 अगर ये तीनों 0 के बराबर आ गया तो इसको कहा जाता है होमोजीनियस इक्वेशन। जैसे देखिएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर 0। अब ये जो इक्वेशन है इसको होमोजीनियस इक्वेशन कहा जाता है। बाकी क्रेमर्स रूल पर कैसा भी सवाल बने अब बन जाना चाहिए। अब इसमें 3 केस बनता है, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होगा, ग्राफ भी बनता है। जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ग्राफ जो होता है उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग ग्राफ, इंटरसेक्टिंग ग्राफ। इन्फिनाइटली मेनी होगा तो पैरेलल ग्राफ हो जाएगा ना, पैरेलल नहीं, कोइंसिडेंट ग्राफ, कोइंसिडेंट ग्राफ। नो सॉल्यूशन तो पैरेलल होता है, पैरेलल ग्राफ। अब इसमें केस क्या होता है, चूंकि x का फॉर्मूला क्या लिखवाया गया है,
डेल्टा बटा डेल्टा वन, तो डेल्टा बटा डेल्टा वन है तो डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री तीनों के तीनों नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो इसमें एक केस होता है, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बन जाएगा। इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन के केस में डेल्टा, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री सब का सब जीरो के बराबर होना चाहिए, तो ये इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन में क्या होगा, तो इसमें डेल्टा इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए एंड मतलब डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री में से कोई भी एक जीरो